प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के वाक्य आते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इसमें कोई भी नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया रहता है। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इसमें वाक्य में नकारात्मक शब्द आया रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि इसमें वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, इसमें वाक्य में प्रश्नवाचक और नकारात्मक शब्द दोनों ही साथ आए रहते हैं। अभी बात करते हैं इसके पहचान की। तो इसमें मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहता है। जैसे वह खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, राधा स्कूल जाती है, वे घूमते हैं। इस प्रकार के वाक्य आए रहते हैं। इसके उदाहरण को देखने से पहले हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस जोड़ देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी बात करते हैं किसके साथ वर्ब में यस या यस जोड़ना है और किसके साथ नहीं जोड़ना है। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे है वह पढ़ता है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही, और ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही रीड्स। यहीं पर आ जाए मैं सोता हूँ, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी कि आई, और आई के साथ वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई स्लीप। अगर यहीं पे आ जाए राधा स्कूल जाती है, क्योंकि राधा सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब में यस या यस जुड़ेगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राधा गोज टू स्कूल। राधा स्कूल जाती है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो इसमें वाक्य में नहीं शब्द आया रहता है। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सीता गाना नहीं गाती है, राहुल हॉकी नहीं खेलता है। इस प्रकार के वाक्य आए रहते हैं। अभी आप लोगों ने इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखा है, जिसमें कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जा रहा था। लेकिन इसके निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय हेल्पिंग वर्ब डू तथा डज का प्रयोग किया जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं किसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करना है और किसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करना है। तो यदि वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, यानी कि एक वचनकर्ता हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं और साथ में नॉट लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, यानी कि बहुवचनकर्ता हो, तो उसके साथ सब्जेक्ट डू का प्रयोग करते हैं और साथ में नॉट लगाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखने से पहले हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं और फिर
ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलिए गाइस, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। जैसे है मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई डू नॉट प्ले हॉकी। आई डू नॉट प्ले हॉकी। अभी हम लोग बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। इसमें वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में अथवा बीच में आया रहता है। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ? वह किताब क्यों पढ़ता है? क्या वे हॉकी खेलते हैं? हम क्यों सोते हैं? इस प्रकार के वाक्य आए रहते हैं। अभी हम लोग जानेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए हो तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? जाना, यानी कि गो, फिर गो लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल, क्योंकि स्कूल जाया जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू आई गो टू स्कूल। डू आई गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अभी हम लोग बात करते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए हो तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे है वह किताब क्यों पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज ही रीड बुक। वाई डज ही रीड बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसमें एक ही वाक्य में नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्द दोनों साथ आए रहते हैं। जैसे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? वह आम क्यों नहीं खाता है? क्या मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता हूँ? आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों एक ही वाक्य में आए हुए हैं। अभी हम लोग सीखते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो और नकारात्मक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। अब बात करते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों ही वाक्य के बीच में आया हो तो इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे है तुम आम क्यों नहीं खाते हो, तो
तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डू यू नॉट ईट मैंगो, वाई डू यू नॉट ईट मैंगो।